और भोजा एयर फ्लाइट 213 इस्लामाबाद एयर स्पेस में दाखिल हो गया और बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तैयारी करने लगा। उस दिन मौसम काफी खराब था, तेज बारिश हो रही थी, साथ ही भयानक आंधी दस्तक दे चुकी थी। प्लेन के हेडविंड से हवा काफी तेज बह रही थी, जिसके कारण प्लेन का स्पीड अचानक से कम हो गया और प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा और देखते ही देखते प्लेन का सारा कंट्रोल पायलट के हाथों से चला गया। कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा। जब तक कि पायलट इस प्लेन को कंट्रोल कर पाता, ये प्लेन सीधा जमीन से जा टकराया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। प्लेन में बैठे सभी 127 पैसेंजर्स की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। पर आखिर कैसे इस प्लेन को क्रैश होने से बचाया नहीं गया? क्यों पायलट ने एक भयानक आंधी से होते हुए इस प्लेन को उड़ाया, जबकि उसे दूसरे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए कहा गया था? लेकिन फिर भी पायलट ने क्यों ऐसा नहीं किया? क्या यह कोई हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? जानेंगे पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 20 अप्रैल 2012 भोजा एयर फ्लाइट 213 बोइंग 737 पाकिस्तान के कराची में स्थित जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था। ये एक बहुत ही आधुनिक प्लेन था। 12 सालों में इस प्लेन की ये पहली उड़ान थी। इस प्लेन में 121 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सवार होने वाले थे। इस प्लेन को 58 वर्षीय कैप्टन नूरुल्लाह खान अफरीदी उड़ाने वाले थे। इनके पास 10,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन बोइंग 737 पर केवल और केवल 82 घंटे का एक्सपीरियंस था। वहीं 53 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर जावेद मलिक भी इस प्लेन में मौजूद थे और इनके पास 2,832 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन इनके पास भी बोइंग 737 पर केवल 82 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। बोइंग 737 पर दोनों भी पायलट का लगभग ना के बराबर ही एक्सपीरियंस था। अब भोजा एयर फ्लाइट 213 एक डोमेस्टिक फ्लाइट था, जो लगभग 12 सालों में एयरलाइन की पहली शाम की उड़ान थी। इससे पहले साल 2000 में भोजा एयर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बंद कर दिया था, लेकिन मार्च 2012 में इसे फिर से सेवा में लाया गया। फाइनली ये प्लेन शाम के 5:05 पर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को शाम के 6:50 पर इस्लामाबाद में लैंड करना चाहिए था। हालांकि उस दिन मौसम बेहद ही खराब था। तेज बारिश और धूल से भरी आंधी भयानक रूप ले चुकी थी। ATIS ने भी पहले से ही कैप्टन को सूचित किया था कि भाई इस्लामाबाद में भयानक तूफान आने वाला है और बारिश भी काफी तेज होने वाली है। लेकिन फिर भी कैप्टन ने इन सब बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। फाइनली भोजा एयर फ्लाइट 213 इस्लामाबाद के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। मौसम धीरे धीरे और भी खराब होने लगा। ये सब देखकर फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से कहा कि सर, हम इस्लामाबाद जाने के बजाय पेशावर सिटी की ओर जाते हैं, क्योंकि इसके आगे तो तूफान और आंधी और भी भयानक रूप लेने वाला था। पर कैप्टन ने मुस्कुराते हुए फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि डरो नहीं, भगवान हमारी मदद करेंगे। पर किसे पता था कि कुछ ही सेकंड्स में इस प्लेन में एक भयानक खतरा आने वाला था। अगले 1 मिनट के अंदर ही प्लेन में मुसीबत आना शुरू हो गया। हवा के तेज बहाव के कारण ये प्लेन कभी लेफ्ट की ओर तो कभी राइट की ओर मुड़ रहा था। वही फर्स्ट ऑफिसर ने वेदर रडार में स्कॉल लाइन को देखा। दोस्तों, वेदर रडार पायलट को मौसम की जानकारी एकदम सटीक तरीके से बताता रहता है कि आगे किस तरह का मौसम आने वाला है। ये देखकर पायलट को समझ आता है कि हमें आगे किस डायरेक्शन से होते हुए जाना चाहिए। अब स्क्वाल लाइन क्या होता है, इसे भी हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वाल लाइन यानी कि डेंजर जोन, एक भयानक आंधी जिसमें अगर प्लेन उसके अंदर घुस जाता है तो प्लेन क्रैश हो जाता है। इस आंधी में इतनी ताकत होती है कि ये विशालकाय प्लेन को भी क्रैश कर देती है। इस भयानक आंधी में प्लेन जाते ही प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग देने लगे। वही कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बजने लगा। अब जैसे कि मैंने अभी अभी कहा था कि दोनों पायलट और कैप्टन को बोइंग 737 को उड़ाने का एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था।
वही अगर प्लेन किसी माइक्रो बस्ट में या किसी भयानक आंधी के चपेट में आ जाता है तो ऐसे हालात में क्या किया जाए, इसका कोई भी ट्रेनिंग उनको दिया नहीं गया था। अब कॉकपिट में एक नहीं बल्कि ढेर सारा अलार्म बजने लगा। ये सब देखकर पायलट और भी घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे हालात में आखिर क्या किया जाए। प्लेन को स्टेबल करने के बजाय वो दोनों भी अलार्म को बंद करने में लग गए और तभी अचानक ये प्लेन अपने एल्टीट्यूड से काफी नीचे आ गया। तभी और एक अलार्म बजने लगा। ये ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी अलार्म था। ये कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई आपका प्लेन जमीन के काफी नजदीक आ चुका है, इसे जल्दी से जल्दी ऊपर ले जाओ वरना ये जमीन से टकरा जाएगा। अब इस अलार्म को सुनते ही कैप्टन ने प्लेन के नोज को ऊपर की ओर खींच दिया। अब प्लेन का नोज वर्टिकली ऊपर की ओर हो गया। जरूरत से काफी ज्यादा ऊपर की ओर होने के कारण प्लेन वर्टिकली ऊपर की ओर उड़ने लगा। पर अफसोस प्लेन उतनी स्पीड में नहीं था कि ये फिर से ऊपर की ओर फ्लाई कर जाए। प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और प्लेन लो स्पीड स्टॉल कंडीशन में चला गया। फिर क्या था, प्लेन तो पहले से ही जमीन के कुछ ही दूरी पर था। ऊपर से स्टॉल में जाने के कारण ये प्लेन सीधा नीचे की ओर गिरने लगा और कुछ ही सेकंड्स में हुआ एक जोरदार धमाका। प्लेन सीधा जमीन से जा टकराया। देखते ही देखते प्लेन में भीषण आग लग गई। घटना स्थल पर प्लेन के सैकड़ों टुकड़े बिखरे पड़े थे। यह हादसा इतना भयानक था कि प्लेन में बैठे सभी 127 पैसेंजर्स की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। किसी को भी जिंदा बचाया नहीं गया। प्लेन के ऐसे हादसे रोंगटे खड़े कर देते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं कई सारे अनसुलझे सवाल कि आखिर कैसे ये प्लेन अपने एल्टीट्यूड से अचानक से नीचे आ गया। आखिर क्यों कैप्टन ने पायलट के बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और प्लेन को भयानक आंधी की ओर उड़ाता ले गया। क्या इस घटना को रोका जा सकता था? अगर हाँ तो कैसे? इस घटना का बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने 2015 में एक फाइनल रिपोर्ट जारी किया। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने देखा कि कैप्टन नूरुल्लाह खान अफरीदी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ भयानक आंधी की ओर प्लेन को ले जा रहा था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर ने कहा था कि सर हम इस्लामाबाद जाने के बजाय पेशावर सिटी की ओर जाते हैं क्योंकि उस तरफ तूफान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन कैप्टन ने यहाँ पर समझदारी से काम लेने के बजाय अपना और कॉन्फिडेंस दिखाया और ये कहा कि डरो नहीं, भगवान हमारी मदद करेंगे। अब कैप्टन को आंधी को कैसे हैंडल करना चाहिए और ऐसे हालात में प्लेन को किस तरह से उड़ाना चाहिए, इसका कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिला था। दोस्तों, ऐसे हालात में प्लेन चाहे कितना भी हिले, कितना भी डोले, हमें तो बस प्लेन को सीधा उड़ाते रहना चाहिए तब तक जब तक कि तूफान खत्म ना हो जाए, क्योंकि ये नेचर है और हमें नेचर के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन कैप्टन ने यहाँ पर इसके बिल्कुल उल्टा किया। वो तो बस इस प्लेन को कभी ऑटो पायलट पर सेट करता तो कभी मैन्युअली प्लेन को उड़ाता रहता, कभी ऑटो थ्रोटल को ऑन करता तो कभी ऑटो थ्रोटल को बंद करता। इससे साफ साफ पता चलता है कि कैप्टन को आंधी में प्लेन को कैसे उड़ाना चाहिए इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। साथ ही कैप्टन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि कॉकपिट में ढेर सारा अलार्म बज रहा था। वही फर्स्ट ऑफिसर ने वेदर रडार में देखा था कि आगे एक भयानक तूफान है, लेकिन फिर भी कैप्टन ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया और प्लेन को बचाने की कोशिश नहीं किया, बल्कि उसने तो प्लेन को माइक्रोबस से होते हुए ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब ये माइक्रोबस क्या होता है इसके बारे में हम बेसिक डिटेल को देखते हैं। दोस्तों, आप पिक्चर में देख सकते हैं उस दिन ठंडी हवा पश्चिम की ओर से तेजी से आ रही थी। वही पाकिस्तान की दक्षिण की ओर से अरब समुद्र से गर्म नमी बह रही थी, जिसके कारण एक भयानक डाउन ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब जब यह प्लेन माइक्रोबस में फंस गया तब अचानक प्लेन अपने एल्टीट्यूड से काफी नीचे आ गया। वही प्लेन का स्पीड भी कम हो गया क्योंकि प्लेन अब डाउन ड्राफ्ट में चला गया था। अब कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये प्लेन कभी राइट की ओर तो कभी लेफ्ट की ओर झुक रहा था।
वही कॉकपिट में कई सारा अलार्म बज रहा था। ऐसे हालात में फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन को हेल्प करना चाहिए था और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहिए था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो बस कैप्टन को देखता रह गया। अब प्लेन माइक्रोबस्ट में जाते ही प्लेन का सारा इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग देने लगा, जिसके कारण कैप्टन और भी डिस्टर्ब हो गया। ये प्लेन इस्लामाबाद एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था और लैंडिंग की तैयारी कर रहा था, पर उस दिन मौसम काफी खराब था। तेज बारिश हो रही थी, साथ ही हवा काफी तेजी से बह रही थी। ये तेज हवा हेडविंड से बह रही थी, जिसके कारण प्लेन का स्पीड अचानक से कम हो गया था और प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा था। अब आंधी और तूफान इतना भयानक था कि पायलट को रनवे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसलिए पायलट ने यहाँ पर ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को अप्रोच करने का सोचा और तभी हेडविंड से बहने वाली हवा अचानक से टेल विंड से बहने लगी और तभी प्लेन का स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अब पायलट यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन के साथ हो क्या रहा है। अब ये प्लेन पूरी तरह से अनकंट्रोल हो चुका था और एक पत्थर की तरह तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था। ऑपरेशनल मैनुअल के अनुसार भोजा एयर फ्लाइट 213 को खराब मौसम में उड़ान भरने के लिए मना कर देना चाहिए था, पर यहाँ पर कैप्टन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने तो भयानक आंधी से होते हुए प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। ये प्लेन अब रनवे के काफी नजदीक आ चुका था, पर तभी कैप्टन ने और एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसने फ्लैप्स को 5 पर रख दिया, जो कि बिल्कुल गलत डिसीजन था। उसने फ्लैप्स को 30 पर रखना चाहिए था। वही कैप्टन से गलती से ऑटो पायलट फिर से ऑन हो गया, जिसके कारण प्लेन का लैंडिंग गियर फिर से बंद हो गया और प्लेन फिर से उड़ान भरने की कोशिश करने लगा, जबकि प्लेन तो रनवे के काफी नजदीक आ चुका था और कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन लैंड भी करने वाला था। वही तूफान और भी तेज हो चुका था। भोजा एयर फ्लाइट 213 अब माइक्रोबस से बाहर भी नहीं आया था। अब धीरे धीरे इस प्लेन की बचने की सारी उम्मीदें खत्म होने लगी। माइक्रोबस्ट में घुसने के कारण प्लेन का स्पीड काफी कम हो गया। वही प्लेन का नोज ऊपर की ओर हो गया, जिस कारण प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। अब फर्स्ट ऑफिसर यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि सर गो अराउंड, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन ने प्लेन को बचाने के लिए कोशिश करना ही बंद कर दिया। अब सभी की मौत निश्चित थी, वही हेडविंड से बहने वाली हवा के कारण और पायलट की कई सारी गलतियों की वजह से भोजा एयर फ्लाइट 213 कभी लैंड ही नहीं कर पाया। इस घटना में सभी 127 पैसेंजर्स की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पाकिस्तान सरकार ने मरे हुए लोगों के परिवार वालों के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की, पर अफसोस वो पैसा अभी तक किसी भी परिवार को कभी मिला ही नहीं। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।